साबका प्राइम मिनिस्टर का मामला था, इक़्तिदार में रहने वाली तंजीम की चेयरपर्सन के मुताल्लिक़ मामला था। उनके इतने चाहने वाले यहाँ पे सिंध में और पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं, लेकिन उनकी इतने अहम शख्सियत की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तबाह कर दी गई। FIR सील है। परवेज़ मुशर्रफ का रोल ये था कि उन्हें सब कुछ पता होते हुए उन्होंने और उनकी हुकूमत ने आंखें बंद कर दी थी और उन्होंने मौका फराहम किया कि दहशतगर्द बआसानी ये काम कर सके। जो बेनज़ीर जिंदा रहती हैं, अगर वो तो उनका 100% था कि अगर वो इलेक्शन में कामयाब होती हैं वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इनके कत्ल की जो इनका मंसूबा था वो एक इंटरनेशनल एक पॉलिसी का हिस्सा था। जो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरनेशनल पॉलिसी बन रही है, बेनज़ीर का कत्ल उसका हिस्सा था। बेनज़ीर के जो सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान में थे, वो जिन चीज़ों की वजह से मुखालिफत करते थे कि अमेरिकन नवाजी या कोई और चीज़ें कि उनको जिन क़ुव्वतों की सरपरस्ती हासिल थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बेनज़ीर बहुत बदल चुकी थी। बेनज़ीर ने क्योंकि अपने सियासी कैरियर में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने बहुत सी ताकतों की, इंटरनेशनल ताकतों के मुतालबात तस्लीम करने से इनकार किया था। वो एक नया चेहरा लेके आई थी। अगर उनको इख्तिदार मिलता तो वो आपको माजी की जो बेनज़ीर की हुकूमतें थीं उस दौर की आप चीज़ें भूल जाते। बेनज़ीर एक नया अज़म लेके आई थी, नया मिशन लेके आई थी, वो पाकिस्तान को बदल देती। लेकिन जो ताकतें बेनज़ीर को मरवाना चाहती थी वो कभी नहीं चाहती थी कि बदली हुई बेनज़ीर जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। बेसिकली ये 1995 में उस वक्त इसका आगाज़ हुआ था जब ये मुझे पहली बार इसकी डिस्क्लोज़ हुआ, और फौरी तौर पर मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सका, लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास आ गई कि बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का प्लान। ये उस ज़माने की बात है जब 95 में जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे, तो उन्होंने किसी केस में मुझसे हेल्प मांगी थी और उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कत्ल का जो है वो मंसूबा तैयार है। मैंने उनसे सवाल किया कि उनको कौन कत्ल कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि वो जो शख्स भी होगा, लेकिन वो बेनज़ीर का जो है साबिक़ा बॉडीगार्ड होगा, यानी वो उन्हीं लोगों में से कोई। तो इस पे उस ज़माने में फिर काम शुरू हुआ, और फिर जब अली सुनारा की गिरफ्तारी हुई, फिर मुर्तज़ा भुट्टो को जो कत्ल हुआ, तो उसके बाद उस वक्त सब ये समझ रहे थे कि ये मामला जो है ना वो यहीं तक महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं था। बेनज़ीर का, क्योंकि इसमें असल जो ये सारी गिरफ्तारियाँ शुरू हुई थी, ये सारे मामला पेश आए, तो इसका तो आगाज़ ही बेनज़ीर के कत्ल की साजिश से हुआ था। तो वो तो आगे ना अली सुनारा से कोई डिस्क्लोज़ हुआ और ना जो है वो जो है ना किसी और मुलजिम से जो जुल्फ़िकार के ज़माने पकड़े गए, किसी से ये डिस्क्लोज़ हुआ कि बेनज़ीर के कत्ल के हवाले से कोई मामला चल रहा है। पहले ये उस ज़माने में 95 में दब गया, और उसके बाद हालांकि जो इदारों को तो बहुत टाइम मिला था उसके बाद काम करने का और उस तह तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन आप देखें फिर परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई। परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ इल्ज़ामात भी लोगों पे लगाए, लेकिन वो मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता कि वो पॉलिटिकल सतह पे बात वक़्त ऐसा होता है कि कुछ धमकियाँ आमेज़ स्टेटमेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, लोग उस पर बयान भी दे देते हैं। बेनज़ीर का ये भी मैं आप इस पर कंफर्म नहीं करता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। इसमें TTP ने भी बाद में कबूला, जो मुफ्ती नूर वली महसूद जो TTP के सरबराह हैं, उन्होंने जो किताब लिखी इनकलाब महसूद, और उस किताब के अंदर उसका तस्करा है, और अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि उसमें जो कार्रवाई में लोग शामिल थे उसमें एक बंदा जिंदा है, बाकी लोग मारे गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि उसके मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वो मास्टरमाइंड तो आज भी जिंदा है। TTP ने उमूमन जहादी तंजीमों का जो उसूल होते हैं, उस उसूल में ये होता है कि किसी बहुत ज़्यादा बूढ़े शख्स को या बच्चों को या औरतों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।
टीटीपी ने जब माजी में जब बहुत अवामी मकामात पर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं या ऐसी जगहों पर पब्लिक प्लेस को निशाना बनाया है, तो टीटीपी में बड़ी फूट पड़ गई, बहुत से इख्तलाफात हुए, आपस में क़ताल हुआ। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल नेटवर्क है, जहादी नेटवर्क है, उस जहादी नेटवर्क के बहुत से इमाम, जिनको तमाम जहादी तंजीमें अपना पेशवा, अपना रहनुमा, अपना बड़ा मानती हैं, उन्होंने बाकायदा फतवे जारी किया कि ऐसे खुदकश हमले और इस किस्म की कार्रवाइयाँ बिल्कुल जायज़ नहीं और ये सख्त गुनाह है और इसका अल्लाह के पास अजाब और वईद इस पर सुनाई। तो टीटीपी ने भी उस मामला पे रुजू किया था और जो है वो टीटीपी को उसूलन किसी खातून पे हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन टीटीपी में एक चीज़ आपने सुनी होगी, कभी उसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा, कि जिसमें गुड तालिबान, बैड तालिबान, इसमें वो डेफिनेशन नहीं है जो कौम परस्त या दूसरे लोग करते हैं, इसकी बिल्कुल अलग डेफिनेशन बनाऊँगा। देखिए, किसी रीजन में जब कोई भी तंजीम सर्वाइव करती है, उसकी पावर होती है, तो उसमें बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो फाटा में जो जहादी माइंड, जो इस्लामी नज़रियात रखने वाले लोग थे, वो भी शामिल हुए उसमें, लेकिन इसमें बहुत से बैड कैरेक्टर वाले लोग भी शामिल हुए और वो टीटीपी की आड़ में बैठकर इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे। ये किलिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ये होता है कि वो इंटरनेशनल सतह पे खोला जाता है, यानी बड़े एक सिस्टमेटिक उसका तरीका है। उसमें वो पेमेंट होती है और वो पेमेंट एडवांस होती है, क्योंकि वो 100% किलिंग होती है। उसमें जो पेमेंट करने के बाद कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कत्ल ना हो, वो 100% किलर होते हैं। टीटीपी के ग्रुप ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और जो है वो उसके बाद उसने अमली जमा पहनाया। लेकिन ये देखें, किलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये अगर टीटीपी से लिया था, तो टीटीपी के तो लोग सिर्फ पिंडी के अंदर इन्वॉल्व थे। पिंडी वाले हमले में, कारसाज वाले हमले को क्यों दबा दिया गया? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं और ये हिडन रखी जा रही हैं और इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। देखिए, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बात आई है वो ये आई है कि ये जो खुदकश धमाका हुआ उसमें हुआ। बहुत सारे और एंगल्स भी हैं, लेकिन वो बगैर पोस्टमार्टम के मुमकिन नहीं है कि उनको क्लियर किया जा सके। अब देखें, इसमें जब बेनज़ीर भुट्टो का तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आप दुनिया की कोई अदालत असली मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दे सकती। कोई भी जब कत्ल होता है, उसमें हमारे कानून में है कि उसका पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रीज़न आता है। जब हम कातिल को पकड़ते हैं तो कातिल भी वो चीज़ें बताता है, उसने कैसे और किस तरीके से कत्ल किया। तो उन सबको जोड़कर एक लिंक बनता है। उस लिंक के बाद जज जब वो कॉपी देखता है तो जज उसके बाद फैसला करता है। जब आपका पोस्टमार्टम नहीं हुआ इस मामले में, तो आप किसी भी कातिल को अगर जिंदा गिरफ्तार कर भी लेते तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको इस तरीके से सज़ा नहीं दे सकती थी जब तक कि उसके पास शवाहिद, क्योंकि अदालत तो सबूत और शवाहिद पे काम करती है। तो उसी वक्त देख लेना, फर्ज धुल गया, सफाई हो गई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, शवाहिद तो जो है ना सरकार खुद मिटा रही थी, किसान खुद मिटा रहे थे। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप बची थी उस वक्त, उन्होंने कौन सा शवाहिद को बचाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब जो फौरी शवाहिद जो होते हैं उसको ना मिटाया जाए। फौरी शवाहिद मिटाने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स रह जाती है कि इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास सोर्सेज हों जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो अंदर से अंदर की खबर दें। लेकिन जब हम सोर्सेज को इस तरीके से तोड़ते हैं कि जो ना एक जो सानहे के शवाहिद जमा हुए, उनको टेक्निकली उन सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन से जोड़ा जाता है, वो मैच खाती हैं, तो हम फिर बोलते हैं कि ये पूरा केस पक गया है। लेकिन अब स्कॉटलैंड यार्ड भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीचे की चीज़ें जा चुकी। बॉडीगार्ड्स को चेक किया गया ना, उनके करीबी लोगों को चेक किया गया। उनकी ख़तरे की इन्फॉर्मेशन तो थी ना, बेनज़ीर तो बड़ी बहादुर थी, वो तो इतनी थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान आ गई, फिर इतने थ्रेट्स के बावजूद इतने बड़े बड़े जलसे आम में उन्होंने खिताब किया। तो ख़तरात तो थे, लिहाजा वो तो एक कॉमन बात थी कि अगर वो निकलेंगी तो उस सूरत में तो उनको हिट कर सकता था, वो तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं। हाँ, उसमें ये से एक पहलू जो उठाया गया था, वो ये उठाया गया था कि उनको उसका जो विंड का जो हुक था वो सर पे लगा, उससे वो शहीद हो। एक रिपोर्ट ये भी थी कि एक आया था कि लेज़र से मारा है, ये भी एक आई थी बात। अल्लाह बेहतर जाने इस पर, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो मैं इसको नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि वो एक ख़ास डिवाइस है, फिर कभी इसकी बाद में डिटेल बताऊंगी। ख़ास डिवाइस है जो पेंटागन से चुराई गई थी और वो कराची एयरपोर्ट के ज़रिए वो लाई गई थी कराची शहर में। और जिस वक्त वो आई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में,
तो मुझे उसकी रिपोर्ट मिली थी और मैंने इस्टेब्लिशमेंट के जो आला अफसरान है उस पर डिस्कस भी किया था, जो उस पर राजदार थे, क्योंकि ये एक ऐसा राज था जो हर किसी को पता नहीं था। तो मैंने उस पर डिस्कस भी की थी कि इस किस्म की डिवाइस जब यहाँ आई है तो इससे तो कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये चार डिवाइस बेसिकली पेंटागन ने 4 डिवाइस बनाई थी जो नई थी, अभी दुनिया में कॉमन नहीं की गई थी, और उस 4 डिवाइस में से 2 अभी भी पेंटागन के पास हैं, और एक के ज़रिए जो है जो साबिक़ अफ़गान वज़ीर दिफ़ा थे अहमद शाह मसूद, उनका कत्ल हुआ था जिसको अलकायदा ने इस्तेमाल किया था, और दूसरी डिवाइस का आज तक पता नहीं है, लेकिन ये क़यास आ रही ये थी कि क्या बेनज़ीर के क़त्ल में वो डिवाइस यूज़ हुई है, क्योंकि उसको कहीं कोई आला ट्रैक नहीं कर सकता था और वो दुनिया की सबसे जदीद तरीन डिवाइस थी। परवेज़ मुशर्रफ तो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ को भी तो इतनी बातें पता थी। परवेज़ मुशर्रफ का रवैया ये था कि उन्हें सब कुछ पता होते हुए उन्होंने और उनकी हुकूमत ने आंखें बंद कर दी थी, और उन्होंने मौका फराहम किया कि दहशतगर्द आसानी ये काम कर सके। वरना अगर मुशर्रफ गवर्नमेंट एक्टिव होती तो मैं ये नहीं कहता कि 100% आप टेररिस्ट को रोक सकते थे, लेकिन आप उसकी कोशिश तो कर सकते थे, तो उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की, और बेनज़ीर बेसिकली हॉट टारगेट थी। लेकिन उनके जो हुकूमत वक्त में और पीपल्स पार्टी की कुछ जो कायदीन ने उसको जो है वो टीटीपी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया। मजीद इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेनज़ीर पे जो पिंडी में हमला हुआ, उससे पहले जो हमला हुआ था वो तो कराची में हुआ था, कारसाज में। कारसाज में जो हमला हुआ उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए, मोहतरमा उसमें ज़ख्मी भी हुई, फिर उसमें जो है ना FIR भी कटी, और उसकी जो है ना वो FIR सील कर दी गई। FIR पे कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अभी तक इस बात को छुपाया जा रहा है कि कारसाज वाले हमले में टीटीपी ने तो पिंडी वाला हमला बोला था, कारसाज हमले से तो किसी ने बात नहीं की। तो कारसाज हमले के हवाले से ये बात आ रही है कि इसमें कोई और ग्रुप मुलव्विस था, और हमारे पास बदकिस्मती से ना इन्वेस्टिगेशन हुई, हालांकि साबका प्राइम मिनिस्टर का मामला था, इतनी बड़ी जो है ना इक़्तिदार में रहने वाली तंजीम की चेयरपर्सन के मुताल्लिक़ मामला था, उनके इतने चाहने वाले यहाँ पे सिंध में और पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं, लेकिन उनकी इतने अहम शख्सियत की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तबाह कर दी गई। FIR सील है, FIR की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जबकि आपको मैं ये आज पहली बार डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि उसमें एक मुल्ज़िम भी पकड़ा गया। उस मुल्ज़िम ने ये कारसाज के मामले की जो है वो जिम्मेदारी उसने कबूल की, उसमें बहुत से इंकशाफात उसने किए, लेकिन सारा मामला दब गया। पिंडी वाले मामले को हम उछालते हैं मीडिया पे या दुनिया भर में जो बात होती है, पिंडी वाले मामले को करते हैं और टीटीपी का हमला वो सारा करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोई भी कत्ल जो अच्छा इन्वेस्टिगेटर होता है, चाहे पुलिस में हो या इंटेलिजेंस में हो, कहीं भी हो, उसमें कोई एक ग्रुप तो नहीं होता। देखें किसी के कत्ल में, और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी शख्सियत के कत्ल में जब कोई काम होता है तो उसमें बहुत से अनासर, बहुत से एलिमेंट होते हैं, और उसकी रैकी, उसकी वर्किंग, सब चीज़ें, और किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल करने के लिए जब तक उसके करीबी लोग शामिल ना हों उस कार्रवाई पे अमल दरामद हो भी नहीं सकता। मैंने जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो असल में हुआ ये कि मुझे जब 95 में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें से एक ये भी थी कि बेनज़ीर को जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स मारने वाली बात थी, तो मेरी खालिद शहनशाह के साथ बहुत अच्छी PSF के वक्त ताल्लुकात हैं मेरे। मैं सब यानी ये PSF में थे, मैं मीडिया में था, तो पहली बार खालिद शहनशाह ने मुझे किसी पुलिस अफसर के तवस्सुल से फिर जेल में ही मुलाकात की थी, फिर आने के बाद भी हमारी दोस्ती हुई। बहुत बाद में फिर खालिद जो है वो अंडरवर्ल्ड में चले गए। खालिद अमेरिका में मुस्तकिल चला गया था यहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद। तो जब ये और मुझे खालिद ने एक बात बोली थी कि यार अब मैं जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आऊँगा, मैं जब भी आऊँगा बीबी के साथ ही आऊँगा। तो मेरे कुछ कान खड़े हुए क्योंकि मैंने 95 वाली इन्फॉर्मेशन सुनी हुई थी। हालांकि खालिद तो बीबी का बड़ा चहीता था, लेकिन जब काम करने वाले काम करते हैं तो वो बड़े करीब के बंदे भी तोड़ लेते हैं। तो मैंने जो है वो जब खालिद पाकिस्तान पहुँचा मैंने खालिद को फ़ोन किया कि भाईजान कहाँ है, बैठक करनी है। तो खालिद ने बोला, खालिद हालांकि आप इससे अंदाज़ लगाएं कि खालिद जब भी मुझसे मिलता था एक फ़ोन पे जहाँ भी होगा वो मुझसे मिलेगा, मुझे कभी इनकार नहीं कर सकता था। खालिद को जितने भी प्रॉब्लम्स आती थी खालिद मुझसे शेयर करता था, मुझसे बात करता था और मुझसे मशवरा करता था। लिहाजा मगर पहली बार ऐसा हुआ कि खालिद ने मुझे बोला
कि यार मैं अभी बिल्कुल नहीं मिल सकता, मेरी सख्त ड्यूटी है, मैं बीवी के साथ हूँ। उसी दौरान फिर ये कारसाज वाला वाक़या हुआ। कारसाज वाला हुआ तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया खालिद को। मैंने बोला भाई ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, आप मिलो, मैं आपको कुछ इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेरे पास मालूमात है वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप इसको फिर बीवी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सकते हैं। मगर खालिद ने बोला मुबशिर भाई मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता, मुझे बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। लिहाजा जो है वो ये है कि मैं आपसे बात ऐसी होगा, मैं खुद फ़ोन करूँगा आपको, मैं खुद बेताब हूँ आपसे मिलने के लिए। लिहाजा फिर उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। और कुछ अरसे बाद जब दिसंबर में पिंडी वाला सानिया हो गया जिसमें बीवी शहीद हो गई, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर मैंने खालिद को फ़ोन किया। तो खालिद ने मुझे बोला कि यार आप ऐसा करें, मुझे जो है ना इजाज़त नहीं है बीवी। मैंने उससे ये सवाल नहीं किया कि आपको इजाज़त कौन देता है और आपको कौन मना करता है। मैंने कहा ये बैठेंगे तो बात हो जाएगी। मतलब मैं जो है ना आप मुझे बिलावल हाउस आ जाएँ, तो वहीं हम कोई कोना पकड़ लेंगे। इस तरीके से मैं बिलावल हाउस पहुँचा। बिलावल हाउस पहुँचा तो खालिद मुझे लेके एक यानी जो उनका कॉरिडोर था एक कोने पे सिक्योरिटी इंचार्ज था बिलावल हाउस का, तो वहाँ पे ये बैठा था। हम बैठे, मुख्तसर सी हमारी बात हुई। फिर उस दौरान वो बीच में जो ना टाउन नाजिम थे जो नाजिमाबाद के परवेज़ महमूद वो भी आए। तो ये लोग चौधरी असलम के पास सारे लोग यहाँ से मीटिंग के लिए जा रहे थे और मेरी कुछ नाराज़गियाँ चल रही थी। तो मैंने बोला भाई आप लोग मीटिंग करो, मैं तो नहीं आऊँगा। तो खालिद ने भी बोला कि यार मुबशिर सही कह रहे हैं, मैं भी नहीं आऊँगा। तो इन लोगों ने मना कर दिया। यहाँ से सारी टीम रवाना हो गई। मैंने खालिद से बोला यार यहाँ पे तो लोग आते रहेंगे, तो प्राइवेसी पकड़ो, मुझे बात करनी है आपसे। तो खालिद ने बोला बस थोड़ी देर में हम बात करते हैं। तो उसके पास वहाँ तपाई पे एक जानीमाज और एक जाली वाली टोपी रखी। खालिद ने वो दोनों चीज़ें उठाई और मुझे बोला कि यार मैं जो है ना असर की नमाज पढ़ के आ जाऊँ फिर बैठ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं हंसने लगा। तो मुझे कह रहा क्यों हंस रहे हो? मैंने बोला यार मैंने मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, किसी शैतान को नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। मैं मजाक किया उससे, तो क्यों यार मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैंने बोला यार फिर भी ज़िंदगी में कोई तुमको नमाज के करीब भी नहीं देखा, आज पहली बार। तो ये मामला तो कुछ और पहुँच गए हैं। बहरहाल ये खालिद चला गया। खालिद असर पढ़ के फिर वापस आया। फिर मुझे लेके ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम जो बिलावल हाउस का जो है मीटिंग रूम है, वहाँ पे हम चले गए। वहाँ पे हम तकरीबन 15-20 मिनट हमारी प्राइवेट में बात हुई। मैंने खालिद से पूछा यार कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम तो सबसे करीबी थे बीबी के, अगर तुम भी जो है ना वो इस मामले में शामिल हो गए। उसने बोला कि यार बशीर भाई मैं आपको सब बता दूंगा, यहाँ पर जो है ना मेरी बहुत मॉनिटरिंग हो रही है, मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, अगर कहीं किसी ने सुन ली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैंने उसको बोला कि यार आप एक काम करो, आपके बंगले पे बैठ जाते हैं। तो कहने लगा कि यार मैं आजकल असल में मेरा ये रूटीन है कि मैं जो ना नमाज़ें सारी पढ़ रहा हूँ सिवाय फजर के ना। फजर मेरी क़ज़ा हो जाती है क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं शराब के लिए बैठता हूँ। फिर शराब वराब पी के फिर जो है वो सुबह जो है ना मेरी क़ज़ा होती है, बाकी 4 नमाज़ें टाइम पे पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बोला इंसान को जब आखिरी दिन याद आते हैं ना और जिससे बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो जाता है, जिसके ज़मीर पे बोझ होता है, तो तुम्हारी जैसी हालत ही होती है। तो अब एक काम करो, जितनी जल्दी बैठो अपना बोझ हल्का करो, मैं तुम्हें फिर जो अच्छा मशवरा हो सकता है जो भाइयों वाला वो मैं तुमको दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब हुआ यह कि यहाँ पे हम 15-20 मिनट हमारी ये डिस्कशन में, खालिद मेरे से कुछ छुपाता नहीं था, मुझे पता था कि जब अकेले बैठेगा तो बता देगा। तो मैंने इसको बोला भी कि यार आप जब बंगले पे रखो तो दोस्तों को नहीं बुलाना, महफिल नहीं होनी चाहिए और लड़कियां नहीं बुलाओगे, आप अपना पीना है तो आप पियोगे, लेकिन मेरे आपसे डिस्कस करूंगा और पियोगे भी ज़्यादा नहीं। सही है, इतनी हमारी बात हो गई। उसके बाद चंद दिन मैंने वेट किया खालिद का, कोई मीटिंग के लिए फ़ोन नहीं आया। तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने बोला तुम अजीब आदमी है, तुमको पता है इतने सख्त हालात हो रहे हैं यार, तो मीटिंग कर लो। तो फिर कहने लगा यार चक्कर लगा लो। तो फिर मैं चला गया, फिर बिलावल हाउस दोबारा गया। तो उस दिन मुझे कहने लगा कि यार मुबशिर भाई असल में मेरी मॉनिटरिंग बहुत सख्त हो रही है, मैं कोई ऐसा वक्त निकालना चाह रहा हूँ कि शक ना हो, आपके साथ भी बैठा हूँ, आप सबको पता है, आप मीडिया वाले हैं, कल को जो है ना ये लाजमी शक करेंगे कि मैंने कुछ बता ना दिया तो मुझे खतरा हो जाएगा। तो जो है ना मैं अनकरीब कोई मीटिंग रखता हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है ना बहुत घबराहट और परेशानी का शिकार है आजकल। जब भी मैंने आपको याद किया कि आप मेरे पास आ गए, मैंने बोला क्या हुआ? बोला मुझे मुस्तकिल जो ना एक ही चीज़ बेचैन कर रही है, मुझे अपने बच्चे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो इनकी फैमिली क्योंकि अमेरिका में थी, तो मैंने खालिद से बोला कि यार उसमें ऐसी क्या बात है, तो अमेरिका चले जाए, थोड़ा दिन बीवी बच्चों में वक्त गुजार के फिर आ जाइएगा।
फिर एक मुलाकात मेरी और हुई जब इनकी फैमिली आ गई थी यहाँ पे, खालिद शहंशाह की जब फैमिली आ गई थी। फिर एक बार मैं फिर बिलावल हाउस गया, तो टोटल मैं 3 बार बिलावल हाउस गया और 3 बार इसी मौजू पे हमारी अकेले में बात होती रही। तीसरी मुलाकात के बाद उसके छठे दिन खालिद का मर्डर हो गया। बेनज़ीर वाले मामले में जो चीज़ छुपाई गई, इसमें खालिद शहंशाह भी शामिल था, उसमें और भी बहुत से लोग शामिल थे। जब ही ये मंसूबा जो है वो यानी जो खुदकश को जो आने का मौका दिया गया और उनको सारी इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जो वहाँ पे कार्रवाई हो सकी, तो वो इनकी अपनी सिक्योरिटी टीम शामिल थी, कोई शक नहीं है। तेज पर इशारे देने से तो वो यानी एक्सपोज हो गया ना, उससे आपको पता चल ही जाता है कि वहाँ पर वो जो उनको तो पता था ना कि ये आगे ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन वो उनकी घबराहट थी। खालिद बहुत घबरा गया था। खालिद ने उस घबराहट में वो सारी चीज़ें, इशारे भी जो किए और बाद में भी जो खालिद का रोल था, खालिद इतना ज़्यादा घबराहट का मुजाहरा नहीं करता, शायद इतनी जल्दी भी नहीं मारा जाता, थोड़ी ज़िंदगी और चलती लेता। जितने सहूलतकार और माविनकार थे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और उस तंजीम के जिसके ज़रिए कासास हमला कराया गया, वो सारे के सारे अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सिर्फ बेनज़ीर कत्ल केस के जो मरकज़ी सहूलतकार और टीटीपी के जो मास्टरमाइंड थे वो आज भी जिंदा हैं। और ये केस जो है, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर कभी मैं इस पर मज़ीद तफसीलात इसकी डिस्क्लोज़ करूँगा।